जी नमस्कार, मैं AK शर्मा आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण निर्णय। वर्ष 1950 में अधिनियम भारत का संविधान भारत के लोकतंत्र की आधारशिला रहा है। इसके लागू होने के बाद इसमें कई संशोधन हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और अपनी रचनात्मक एवं अभिनव व्याख्या द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों तथा संवैधानिक स्वतंत्रता का रक्षक रहा है। पहला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसके अंतर्गत संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। यह इस कारण से अलग था कि इसने लोकतांत्रिक शक्ति के संतुलन में बदलाव किया। इससे पहले के निर्णयों में यह कहा गया था कि संसद एक उचित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस मामले में निर्णय लिया गया कि संसद संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी संरचना में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसके अलावा केशवानंद प्रकरण इस मायने में महत्वपूर्ण था कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की अखंडता के संरक्षण के कार्य को स्वयं स्वीकार किया। न्यायालय द्वारा तैयार बुनियादी संरचना का सिद्धांत न्यायिक रचनात्मक के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर की अन्य संवैधानिक अदालतों के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित करता है। इस सिद्धांत ने यह निर्णय दिया कि यदि संविधान की मूल संरचना से छेड़खानी की गई तो इस संविधान संशोधन को अमान्य किया जा सकता है। मूल संरचना के सिद्धांत का विकास भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से ही संविधान के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर बहस शुरू हो गई। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान की, जैसा कि शंकरी प्रसाद मामले 1951 और रंजन सिंह मामले 1965 के निर्णयों में देखा गया था। इसका अर्थ है कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति थी। हालांकि गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन यदि भाग तीसरे द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निरस्त करता है तो यह शून्य है। वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन सरकार द्वारा RC कूपर बनाम भारत संघ 1970, मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 आदि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए संविधान 24, 25, 26 और 29वें संविधान संशोधन द्वारा में व्यापक संशोधन किए गए। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि RC कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के निर्णय को अवैध घोषित किया था, जबकि माधवराव सिंधिया मामले में पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स को समाप्त करने संबंधी संशोधन को अवैध घोषित किया गया था। सरकार द्वारा लाए गए सभी 4 संशोधनों को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई थी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। भारत के संविधान के तहत जीवन के अधिकार अर्थ का विस्तार करना है। वर्ष 1977 में मेनका गांधी का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। जवाब में उन्होंने सरकार के
आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस मामले में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। इस निर्णय के अस्तित्व में आने से पहले अदालतों को किसी भी कानून पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी, चाहे वह कानून के अनुकूल हो या न हो, चाहे वह जीवन के अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में मनमाना या दमनकारी क्यों न हो। हालांकि अनुच्छेद 21 के तहत अपने आप को ठोस समीक्षा की शक्ति देकर न्यायालय ने पर्यवेक्षक से संविधान के प्रहरी का रूप धारण कर लिया। मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभावी रूप से मतलब था कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून की उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाएगा। बाद के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति वैध कानून द्वारा स्थापित न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस 1985। व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों की पवित्रता पर सवाल उठाना और एक समान नागरिक संहिता पर बहस को आगे बढ़ाना। अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से निर्वाह योग्य आय प्राप्त करने के अधिकार के बारे में निर्णय सुनाया। इसे भारत में अधिकारों के लिए मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ लड़ाई में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। इसने हजारों महिलाओं के वैध दावे के लिए आधार तैयार किया, जिनकी उन्हें पहले अनुमति नहीं थी। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में शाह बानो को अपने पति से मिलने वाला भत्ता त्यागना पड़ा और बाद में राजीव गांधी सरकार ने न्यायालय के निर्णय को ही पलट दिया। वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने डेनियल लतीफ़ी मामले की सुनवाई के दौरान शाह बानो केस के निर्णय को पुनः सही ठहराते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भत्ता सुनिश्चित कर दिया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। यह आरक्षण की संवैधानिकता से संबंधित निर्णय देना। इंदिरा साहनी मामले 1992 में अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि एससी और एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर के अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कोटे की सीमा को 50% कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 16(4) में दिया गया आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में नहीं। अतः इंदिरा साहनी वाद में यह स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण प्रोन्नति में नहीं दिया जा सकता। बाद में 77वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया। इसके अनुसार उस स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में दिए गए आरक्षण को जारी रखने की बात कही गई, यदि राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 85वें संविधान संशोधन द्वारा
SC/ST को प्रोन्नति में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने की बात कही गई। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के बारे में। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य विशाखा मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता अपने शिखर पर पहुंच गई। निर्णय कई कारणों से अभूतपूर्व था। भारत में पहली बार यौन उत्पीड़न को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया गया था। भारत में चूंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई कानून नहीं था, इसीलिए अदालत ने कहा कि द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन भारत द्वारा हस्ताक्षरित के आधार पर दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए अदालत ने कई स्रोतों का हवाला दिया। इसके न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का बीजिंग स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय का एक निर्णय और उसके पहले के अन्य निर्णय शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। अपने इस निर्णय में न्यायालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का संदर्भ लेते हुए कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। प्रत्येक रोजगार प्रदाता यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए वह कंपनी की आचार संहिता में एक नियम शामिल करे। संगठनों को अनिवार्य रूप से एक शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए, जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना जाना चाहिए। प्रस्तुतः इस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की कोई भी घटना संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 19(1) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि विशाखा दिशा निर्देशों के अनुसरण में ही नवंबर 2010 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक अस्तित्व में आया। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के माध्यम से देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशाखा दिशा निर्देश का उल्लेखनीय महत्व है। कार्यस्थलों के प्रभारी सभी नियोक्ताओं या व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी विशेष अपराध के लिए दोषी है तो उन्हें दोषी को दंडित करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ केस 2011। संवैधानिक होने के नाते निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार करना। अरोड़ा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 मामले में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरोड़ा की इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकारते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया गया। हालांकि बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन इस निर्णय ने असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने की बहस को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके बाद एक ऐतिहासिक निर्णय 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने
पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल को मान्यता दी। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में कहा गया था कि एक सांसद या विधायक जो कि अपराध के लिए दोषी पाया जाता है को न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास दिया जाएगा और वह सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खो देगा तथा उसे जेल अवधि समाप्त होने के बाद 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व कानून आरपीए 1951 के धारा 8(1) और 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य, सांसद अथवा विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और उसे 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सज़ा पूरी किए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। हालांकि धारा 8(4) में यह भी प्रावधान है कि यदि दोषी सदस्य की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। किंतु 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति के.एम. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय ने कहा कि दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना था कि निजता एक एलीट अवधारणा है, यानी प्राइवेसी खाते पीते घरों की बात है और निजता का विचार बहुसंख्यक समाज की ज़रूरतों से मेल नहीं खाता। लेकिन संविधान के पहरेदार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों को बस आर्थिक तरक्की चाहिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं। यह कहना उचित नहीं है। वर्ष 1954 में MP शर्मा मामले में 8 जजों की और वर्ष 1962 में खड़ग सिंह मामले में 6 जजों की खंडपीठ में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। अतः इसी वर्ष जब इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई आरंभ की तो न्यायालय के 9 जजों की खंडपीठ बिठाई गई। दरअसल सबसे पहले वर्ष 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ के 11 अगस्त 2015 को निर्णय दिया कि आधार का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और LPG कनेक्शनों के लिए ही किया जाए। कुछ ही दिनों के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनरेगा सहित कई अन्य योजनाओं में आधार के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। तत्पश्चात शीर्ष न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई कि क्या आधार मामले में निजता के आधार का उल्लंघन हुआ है और क्या निजता एक मौलिक अधिकार है। संविधान का भाग 3 जो कुछ अधिकारों को
मौलिक मान्यता है में निजता के अधिकार का जिक्र नहीं किया गया है। इन सभी बातों को संज्ञान लेते हुए इस वर्ष जुलाई में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने मामले की सुनवाई आरंभ कर दी और निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना शुरू कर दिया। निजता के अधिकार का दायरा क्या है? क्या निजता का अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है या एक मौलिक अधिकार है? निजता की श्रेणी कैसे तय होगी? निजता पर क्या प्रतिबंध हैं? क्या निजता का अधिकार समानता का अधिकार है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का? इसमें न्यायालय का निर्णय आया। शीर्ष अदालत के अपने निर्णय में कहा कि जीने का अधिकार निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग अलग करके नहीं बल्कि एक समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी है। संविधान निजता के अधिकार को संरक्षण देता है क्योंकि यह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। निजता का अधिकार स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने के अन्य मौलिक अधिकारों के साचन में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। निजता की श्रेणी तय करते हुए न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी करने का फैसला, बच्चे पैदा करने का निर्णय जैसी बातें शामिल हैं। किसी का अकेले रहने का अधिकार भी निजता के तहत आएगा। निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है और जीवन के सभी अहम पहलुओं को अपने तरीके से तय करने की आज़ादी देता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निजता का दावा नहीं कर सकता। अन्य मूल अधिकारों के तहत ही निजता के अधिकारों में भी मुक्ति निवर्धन की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि निजता को केवल सरकार से ही खतरा नहीं बल्कि गैर सरकारी तत्वों द्वारा भी इसका हनन किया जा सकता है। अतः सरकार डेटा संरक्षण का प्राप्त प्रयास करेगी। न्यायालय के सूक्ष्मता के अवलोकन करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना उस पर काबू पाने की प्रक्रिया का पहल कदम है। अतः ऐसी सूचनाएं कहाँ रखी जाएंगी, उनकी शर्तें क्या होंगी, किसी भी प्रकार की चूक होने पर जवाबदेही किसकी होगी, इन पहलुओं पर गौर करते हुए कानून बनाया जाना चाहिए। पुट्टास्वामी 2017 निर्णय के तहत अनुपातिक परीक्षा। यह माना जाता है कि गोपनीयता एक प्राकृतिक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को विरासत में मिलता है और यह अधिकार केवल राजकीय कार्यवाही द्वारा निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। सबसे पहले ऐसी राजकीय कार्यवाही में एक विधायी जनादेश होना चाहिए। दूसरा, यह एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करता हो तथा तीसरा, यह अनुपातिक होना चाहिए, जैसे कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही, इसकी प्रकृति और सीमा दोनों एक लोकतांत्रिक समाज के अनुरूप होने चाहिए और कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से कम घुसपैठ होनी चाहिए। नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ 2018। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 को अवैध ठहराना और समलैंगिकता को वैधता प्रदान करना। इसने 2013 के निर्णय को संवैधानिक रूप से अस्वीकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध मानने को चुनौती देने वाली याचिका के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था। याचिका ने धारा 377 को इस आधार पर चुनौती दी कि यह
स्पष्ट थी और इसने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी कर समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और निजता की सुरक्षा के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यह एक व्यक्ति की अपनी पसंद का मामला है कि कौन उसके घर में प्रवेश करता है, वह कैसे रहता है और वह किससे संबंध स्थापित करना चाहता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति का समलैंगिक होना भी उसका अपना निजी मामला है और निजता अब उसका मूल अधिकार है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।